आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल नेक्स्ट आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का सेशन हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग जानने वाले हैं कि पिछले 10 वर्षों में इंडियन इकोनॉमी में प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले प्रश्नों का पैटर्न किस प्रकार का रहा है और उसका ट्रेंड किस प्रकार से रहा है। ये पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि जब तक आप किसी एग्जाम के ओरिएंटेशन को नहीं समझ पाते हैं तब तक आप उस एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपकी पूरी तैयारी तब तक सही लाइन और लेंथ नहीं प्राप्त कर सकती है जब तक यूपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न की जानकारी ना हो आपको। जब तक नेचर ऑफ क्वेश्चन, डेप्थ ऑफ क्वेश्चन और उसके ओरिएंटेशन की समझ नहीं है तब तक आप अपनी तैयारी को बहुत ही प्रभावी नहीं बना सकते, बहुत ही सार्थक नहीं बना सकते। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि आप एक बार जब तैयारी करते हैं तो इस चीज पर जरूर फोकस करें कि हमारा सिलेबस क्या है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस प्रकार का रहा है और उसमें ट्रेंड किस प्रकार से रहा है। एक चीज और आप ध्यान देंगे कि यूपीएससी में यद्यपि पूरे सिलेबस से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन सामान्यतः कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्नों को ज्यादा संख्या में पूछा गया है। बहुत लोग सोचेंगे कि ऐसा तो हमेशा नहीं होता, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि नहीं भाई, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो यूपीएससी के पसंदीदा टॉपिक हैं। बहुत लोग समझते हैं कि ये पैटर्न तो हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, लेकिन कमोबेश यूपीएससी अपने पैटर्न को फॉलो करती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, यूपीएससी का एग्जाम बाकी एग्जाम की तुलना में बहुत अलग एग्जाम है। जब हम लोग जो है बीटेक करते हैं या मेडिकल के किसी प्रोफेशन में ग्रेजुएशन करते हैं या विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन करते हैं, कॉलेज में, तो वहां सामान्यतः प्रश्न कई बार इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि प्रोफेसर जो एग्जामिनर होता है, प्रोफेसर होता है, वो सोचता है कि मैं ऐसे प्रश्न पूछ दूं जो विद्यार्थियों को आता ही ना हो, तब पता चलेगा इनको कि किस तरीके की कठिनाई होती है। लेकिन यूपीएससी में कभी भी प्रश्न पूछते समय इस तरीके का ओरिएंटेशन नहीं होता कि आप जिन प्रश्नों को नहीं जानते हैं वो पूछा जाएगा, बल्कि यूपीएससी में वो प्रश्न पूछे जाते हैं जो देश के लिए जरूरी है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े हुए हैं, जो देश के संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों से प्रेरित है, जो बहुत बड़े परिवर्तन के कारक हैं और जो बहुत महत्व रखते हैं, चाहे वो भले आते हों आपको। आप देखते होंगे यूपीएससी के इंटरव्यू में अधिकतर लोगों से सवाल पूछा जाता है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। बहुत लोग सोचेंगे अरे ये तो प्रश्न मुझे मालूम हो गया, मैं रट लूं इसका जवाब, लेकिन फिर आप बता नहीं पाएंगे जब उस समय आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपको अपनी परिस्थितियों के अनुसार और उस सिचुएशन के अनुसार आपको उस क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा। इसका मतलब है यूपीएससी में रेडीमेड तरीका तो नहीं चलने वाला है, टेलर मेड तरीका। एक टेलर बनने का प्रयास करिए, जिस तरीके से टेलर अलग अलग लोगों के लिए जब वस्त्र सिलता है, कोई वेशभूषा सिलता है, तो उसकी नाप लेता है और देखता है क्या नाप है, किस प्रकार की नाप है, सब कमर, सब चीजों को नापता है। उसी तरीके से आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना होगा, टेलर की तरीके से। हर क्वेश्चन को पहले नापिए, उसको समझिए, उसके नेचर को जानिए, उसके डेप्थ को जानिए और उसके ओरिएंटेशन को समझिए। साथ ही साथ यह भी समझने का प्रयास करिए कि किसी वर्ष में कोई क्वेश्चन पूछा गया तो क्यों पूछा गया। अगर इस तरीके से आपकी सोच विकसित होगी, इस प्रकार से आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में बढ़त बना ले जाएंगे, साथ ही बहुत कम मेहनत में बड़ी सफलता को प्राप्त कर ले जाएंगे। नेक्स्ट आईएएस का प्रयास है कि विद्यार्थियों को अपनी पूरी तैयारी में बढ़त मिल सके, एक बेहतर गाइडेंस उन्हें मिल सके, एक परफेक्ट स्ट्रेटजी को आप डिकोड कर पाएं, ताकि आप अपनी तैयारी को
आसानी से आगे बढ़ा पाएं और जो कुछ भी पढ़ें वो फ्रूटफुल हो। आप सभी को ज्ञात होगा, कहा जाता है कि जिस प्रकार से माता पिता आपके जीवन के भौतिक भार को कम कर देते हैं, उसी प्रकार से एक अच्छे शिक्षक का काम, एक अच्छी संस्था का काम क्या होता है कि आपकी पढ़ाई लिखाई के भार को कम कर दिया जाए। नेक्स्ट आईएएस की यही पहल है कि आपकी पढ़ाई लिखाई की भार को हम लोग कम कर सकें और उसमें आपके लिए सहयोगी बन सकें और आपको एक परफेक्ट और एक राइट गाइडेंस और स्ट्रेटजी की तरफ मोड़ सके। यही हम लोगों के लिए सफलता होगी। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि देखिए, जो इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन है ये यूपीएससी में बहुत ही महत्व रखता है, बहुत ही महत्व रखता। आप कहेंगे किस तरीके से महत्व रखता है? देखिए, हर पोर्शन का महत्व उसके क्वेश्चन में हो पाए जाने वाले शेयर से है। कोई भी पार्ट उतना ही महत्व रखता है जितना उसका शेयर होता है कि कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इकोनॉमी का एक पोर्शन ऐसा है जो इसके अलावा भी महत्व रखता है, क्योंकि जब तक इकोनॉमी की समझ नहीं होगी, इसके ओरिएंटेशन को आप जान नहीं पाएंगे, तब तक इतिहास में भी अगर आर्थिक पक्ष पर, आर्थिक प्रभाव पर कोई चर्चा करना होगा तो आप चर्चा कैसे करेंगे? या आपको ज्योग्राफी में भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर अगर चर्चा करना होगा, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर चर्चा करना होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर चर्चा करना होगा, गवर्नेंस में अगर आपको इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट पर चर्चा करना हो, या इथिक्स में कोई केस स्टडी आए, इंटरनल सिक्योरिटी, कोई थ्रेट, तो आप कैसे उसका को पहचान पाएंगे, कैसे उसे जान पाएंगे? वो तभी आप जान पाएंगे जब आपकी पकड़ इंडियन इकोनॉमी पर होगी। लेकिन कई बार ये शब्द लिखते समय ये भ्रम भी हो जाता कि खाली इंडियन इकोनॉमी। प्रश्न तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से भी पूछे जाते हैं, प्रश्न तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एस्पेक्ट से भी पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड, भारत की पूरे विश्व के साथ जो अंतःक्रिया है उससे रिलेट करके भी पूछे जाते। क्या वो इसके अंदर नहीं आते? आते हैं। नाम है इसका इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि हमारी सरकार हमारी अर्थव्यवस्था को मैनेज कर रही है। वैसे भी आप सभी लोग जानते हैं इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है? संसाधनों के प्रबंधन का विषय, अर्थात एक ऐसा विषय जो संसाधनों के प्रबंधन के लिए कार्य करती है, उसको अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है? इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एक ऐसा विषय जिसमें संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इकोनॉमिक्स में हम संसाधन, रिसोर्स की थ्योरी की स्टडी करते हैं कि भाई रिसोर्स को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सके, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, क्वार्टरनरी सेक्टर में, क्वानरी सेक्टर में, और बहुत सारे न्यू सेक्टर, इमरजेंस सेक्टर हैं, उनमें हम कैसे उसको मैक्सिमाइज करें, कैसे उसका मैनेजमेंट करें। तो ये इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। लेकिन इकोनॉमी में, जिसको अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसमें संसाधनों के प्रबंधन को सिखाया जाता है। बेसिकली जब आप प्रशासक बनेंगे तो आप सिद्धांत का अध्ययन नहीं करेंगे, आप व्यवहारिक स्तर पर उसका उपयोग करेंगे। आप उपयोग करेंगे तो ऐसे में आपको अर्थव्यवस्था का पता होना चाहिए। इसी नाते यह एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। अब मैं ब्रीफ में बात करूं तो पीटी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, मेंस में क्या है। वैसे तो आज की क्लास पीटी के ऊपर है, लेकिन एक लाइन बात करना जरूरी है ताकि आप आगे की दिशा को भी समझ सकें। यद्यप हम लोग मेंस के जो है पोर्शन में क्या ट्रेंड है, क्या है, उस पर बाद में आएंगे। अच्छा, और इंटरव्यू में मैं तीनों पे बात करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है और कई सारे सब्जेक्ट में भी पार्टिसिपेट करता है, तो ऐसे में हमको पता होना चाहिए। देखिए, पीटी में मोटे तौर पर देखा जाए तो इससे 15 to 18 क्वेश्चन सामान्यतः पूछे जाते। औसत अगर निकाला जाए 10 वर्षों का, तब यद्यप पिछली साल तो 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन ही पूछा गया। अच्छा, मेंस में 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस में इसमें 8 क्वेश्चन पूछे जाते। 8 क्वेश्चन में जिसमें से 4 क्वेश्चन 10 नंबर वाले होते हैं, मतलब 40 नंबर,
ये 40 नंबर के, और इसमें से 4 क्वेश्चन होते हैं 15 नंबर के, मतलब ये जो है 60 नंबर के। तो अगर ये दोनों मिला दीजिए तो ये 100 मार्क्स का मेंस में पूछा जाता है। और पीटी में जितने क्वेश्चन है उसका डबल कर लीजिए, उतने मार्क्स का हो गया। 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 नंबर के होते हैं, तो लगभग 30 नंबर का हो गया, 30 अंक का हो गया। अर्थात आप इतना ही परसेंट कह सकते हैं, इतना परसेंट ये पूछा जाता है। और ये तो एक बड़ा पार्ट हो गया, क्योंकि जो थर्ड पेपर होता है उसमें 250 नंबर का पेपर, सारे पेपर जीएस के 250 नंबर के होते हैं। और इस पेपर में 100 नंबर खाली इकोनॉमी का होना अपने आप इस पार्ट को महत्वपूर्ण बना देता। और इंटरव्यू में कई सारे ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज पर चर्चा होती की जाती है, इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, बजट से रिलेटेड, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय से रिलेटेड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, वेलफेयर से रिलेटेड, वो बिना आप अर्थव्यवस्था के समझ के उसका जवाब नहीं दे सकते। तो इस नाते इकोनॉमी का जो सेक्शन है बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, फॉर द पीटी पर्पस अगर आप इंडियन इकोनॉमी को खाली प्रीलिम्स के हिसाब से देखें तो प्रीलिम्स एक तरीके से कहा जाता है इसके बिना आप पास नहीं कर सकते, और आपको आना चाहिए, इकोनॉमी का पार्ट आपको आना चाहिए। देखिए प्रीलिम्स में आज के दौर में ये 15 प्लस क्वेश्चन को सप्लाई कर रहा है, मतलब पोस्ट कोरोना, पोस्ट कोविड 19 थोड़ा इसके क्वेश्चन कम हुए। तो आप कहेंगे क्यों कम हो गए? पोस्ट कोविड 19 15 प्लस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कोरोना से पहले 20 से ज्यादा सवाल, 20-22 सवाल से ज्यादा सवाल पूछे जाते थे। आप कहेंगे इकोनॉमी का सवाल क्यों बंद हो गया, क्यों कम हो गया? क्या लॉकडाउन के नाते इकोनॉमी के सवाल पे भी लॉक लगा दिया गया? नहीं, कोरोना के बाद दूसरे कई प्रकार की गतिविधियां उभरी हैं, तमाम प्रकार की टेक्नोलॉजी का इमरजेंस हुआ है, कई सारे और सरकार को प्रयास करने पड़ रहे हैं गवर्नेंस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्वदेशीकरण के लिए। तो वैसे सवाल जब पूछे जाने लग रहे हैं तो इसके पोर्शन को तो घटाना पड़ेगा। हेल्थ साइंस से जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे हैं, वैक्सीन, फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनर्जी, चूंकि देखा गया कि हम विपरीत परिस्थितियों में दूसरे पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। कोरोना महामारी के दौर में देखा गया, एकाएक लॉकडाउन लागू कर दिया गया, दूसरे देश से हम पेट्रोलियम गैस मंगा रहे थे, उसमें भी चुनौती देखी गई। वो तो भारत की सरकार ने एक अच्छी विदेशी नीति का पालन करते हुए चीजों के दाम को बढ़ने से रोका, ये एक बड़ी सफलता है, और हमारे विदेश मंत्री भी बहुत शानदार व्यक्ति हैं। लेकिन ये कब तक? अंततः अपना हाथ जगन्नाथ करना पड़ेगा, अंततः अपने ऊपर, अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। और अपने पैरों के ऊपर कब खड़े होंगे? जब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का विकास खुद ही कर ले जाएंगे आप। और वो कैसे होगा? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी, एथनॉल, बायोडीजल, हाइड्रोजन एनर्जी, और इस टाइप की वेरियस एनर्जी के डेवलपमेंट को फोकस करेंगे। तो इस नाते क्वेश्चन एनर्जी से, क्वेश्चन इंफ्रास्ट्रक्चर से, क्वेश्चन हेल्थ साइंस से, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाने लगे, जिसके नाते इकोनॉमी का पोर्शन थोड़ा सा घटा है। अगर यही मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे अगर आप ओवरऑल देखें, मैं कुछ वर्षों का प्रश्न आपको इस तरीके से बांट के दिखा रहा हूं, प्री कोविड क्या स्थिति थी और पोस्ट कोविड, जरा ध्यान देंगे आप। देखिए बिफोर कोविड आप देखिए तो 2019 में देखिए 22 क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में 22 क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन 2017 में पूछा गया, और 2016 में बाप रे बाप, ये बहुत ज्यादा प्रश्न है, बहुत 28 क्वेश्चन। सोचिए 100 क्वेश्चन में लगभग आप देखेंगे कि एक तिहाई से थोड़ा सा कम, एक चौथाई से ज्यादा, मतलब 28 क्वेश्चन ओवरऑल। अगर आप इसको औसत भी निकालेंगे तो 22 से लेकर के 24 क्वेश्चन, मतलब मोटे तौर पर अगर मैं इसका औसत करूं तो आप कहेंगे कि 23 प्लस क्वेश्चन तो पूछा ही गया। अर्थात प्री कोविड इससे सवाल ज्यादा पूछे जा रहे थे, क्योंकि आर्थिक चुनौतियां भी ज्यादा थी।
डीमोनेटाइजेशन को लागू कर दिया गया था, जीएसटी को लागू कर दिया गया था, अर्थव्यवस्था में बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए जा रहे थे, संरचनात्मक सुधार किए जा रहे थे, कई सारी क्राइसिस से उबरा जा रहा था, रिकवरी हो रही थी और बहुत सारे सेक्टर के डेवलपमेंट पे भी काम चल रहा था। इस नाते ये क्वेश्चन यहां से ज्यादा पूछे जा रहे थे। बहुत सारे सेक्टर उभरे नहीं थे। कोविड महामारी के बाद तो बहुत सारे सेक्टर में बहुत तेज उभार आया है, जैसे डिजिटल इकोनॉमी, फाइनेंशियल इकोनॉमी, फिनटेक टेक्नोलॉजी, यूपीआई वगैरह का कितना विस्तार हो रहा है, बहुत सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का विस्तार। तो कई सारे और भी क्वेश्चन पूछने के लिए तमाम नए क्षेत्र बन गए ना, तो कुछ पोर्शन तो घटेगा ही, हिस्ट्री का पोर्शन भी घट रहा है, इकोनॉमी में भी थोड़ा बहुत बैलेंस हुआ है। और यूपीएससी का नेचर है, किसी साल किसी पोर्शन को ज्यादा कर देता है, किसी साल कम कर देता है, लेकिन एक ट्रेंड देखिए कि यहां पर ज्यादा क्वेश्चन। लेकिन कोविड 19 के बाद देखिए 2020 में, जिस साल कोविड का प्रभाव ज्यादा था, 21 क्वेश्चन था, लेकिन आप ड्रास्टिकली देखिए यहां 14 क्वेश्चन हो गया 2021 में। अर्थव्यवस्था डिक्लाइन हुई, प्रभावित हुई, -6.6% की ग्रोथ रेट रही, तो क्वेश्चन भी घट गया। और 2022 में देखिए पुनः 18 क्वेश्चन आया, लेकिन 2023 में 14 क्वेश्चन। इट मींस ये वेरी कर रहा है फ्रॉम 15 टू 18 क्वेश्चन, अर्थात ये 15 से 18 क्वेश्चन ही इस पार्ट से पूछे गए। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि भैया 15 प्लस क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन 15 क्वेश्चन कम नहीं है। ये मत समझिएगा आप कि 15 क्वेश्चन पूछा गया तो ये कोई कम क्वेश्चन है, कोई लीस्ट क्वेश्चन है, कोई लेसर। ये एक पर्याप्त क्वेश्चन है और आपकी सिलेक्शन को आगे बढ़ाने में, अर्थात आपको सिलेक्शन दिलाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन पहले हमें देखना होगा कि किस तरीके का पैटर्न रहा है, किस तरीके का ट्रेंड रहा है, वो समझना होगा। एक बार देखिए आप जरा 2023 में जो है, 2023 में तो हमने दिखा दिया यहां पे कि 14 क्वेश्चन था। देखिए 2023 में यूपीएससी 2023 में 14 क्वेश्चन था, लेकिन ये 14 क्वेश्चन किस किस पार्ट से था, इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पूरा पैटर्न ही देख लेते हैं 10 वर्षों का। पूरे 10 वर्षों का अगर पैटर्न आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको दिखाई देगा। मेजर टॉपिक क्या है, जरा ध्यान से सुने। पिछले 10 वर्षों का अगर पैटर्न आप डिकोड करें, ध्यान से सुने, मैंने इसको पहले लिख दिया था ताकि हमें बातचीत करने का मौका मिले, लिखने में बहुत समय चला जाता है। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन बैंकिंग से पूछा जाता है पीटी में, मेंस की बात नहीं हो रही, पीटी में सबसे ज्यादा बैंकिंग से 10 वर्षों में 28 क्वेश्चन। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, बैंकिंग में केवल यही नहीं आता जो बैंकिंग के नाम से, मॉनेटरी और आरबीआई, मॉनेटरी सिस्टम और आरबीआई भी तो बैंकिंग का पार्ट है, तो यहां से भी 24 क्वेश्चन आता है। और फाइनेंशियल मार्केट, अब चूंकि यहां पे हमने नहीं लिखा, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट देखिए अब अगले पेज पे है, यहां पे देखिए आप फाइनेंशियल मार्केट, ये भी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा ही हुआ है एक तरीके से, फाइनेंस का मार्केट है फाइनेंशियल मार्केट। तो अगर हम टोटल देखें यहां, खैर मैं पहले आपको अलग अलग चैप्टर बता दूं तब बात करता हूं। देखिए बैंकिंग एक मेजर चैप्टर है, अगर हम इसको मानते हैं, इस दोनों को जोड़ दिया जाए 28 और ये 24, तो ये 52 क्वेश्चन हो गया, और 10 से आप भाग दे दीजिए तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन हर साल बैंकिंग और उससे रिलेटेड टॉपिक से पूछा गया। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अगर पीटी में कोई है तो बैंकिंग, मॉनेटरी सिस्टम, आरबीआई, फाइनेंशियल मार्केट, ये तीनों टॉपिक मिला दिया जाए तो इसको मोटे तौर पर हम बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम या फाइनेंशियल मार्केट के रूप में ही जानते हैं। तो ये लगभग 5 से 6 क्वेश्चन को सप्लाई करता है। अगर आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं और आप बैंकिंग की तैयारी नहीं कर, बैंकिंग का मतलब एसएससी वाली बैंकिंग नहीं, बैंकिंग का मतलब बैंकिंग चैप्टर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप 1/3 क्वेश्चन को इकोनॉमी में लूज कर दे रहे हैं, उससे वंचित हो जा रहे हैं। तो इस नाते ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लेकर के 3 चैप्टर है टोटल, यहां 2 चैप्टर को जोड़ के हमने बताया। दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर इकोनॉमी में अगर देखा जाए, 10 वर्षों का ट्रेंड अगर देखा जाए, पैटर्न देखा जाए,
तो ये 23 क्वेश्चन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। आप कहेंगे भैया ये कौन से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसकी बात आप कर रहे हैं? तो भैया ये है वर्ल्ड बैंक, ये है वर्ल्ड बैंक, ये है आईएमएफ, ये है डब्ल्यूटीओ, ये है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये है अंकटाड, ये है यूएनडीपी जो इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, ये है यूएनडीपी, और ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, और साथ में न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, दीज आर द मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड। वहां से क्वेश्चन देखिए 23 क्वेश्चन पूछा गया। अगर 10 से भाग देंगे तो लगभग 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन मोटे तौर पर, वैसे 2 क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जा रहा है। कभी अच्छा इसमें कभी G20 से भी पूछ लिया, तो G20 भी आप एक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन मान के चलेंगे। G20 के बारे में पूछा गया, OECD के बारे में पूछा गया, G77 के बारे में पूछा गया। G7 आप कहेंगे ये तो IR के सवाल हैं। भैया IR के सवाल तब माने जाएंगे जब उसके निर्णय IR टाइप के हों, ये तो इकोनॉमी से कंसर्निंग आजकल डिसीजन है। तो ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बैंकिंग और उससे रिलेटेड, जो पहला दूसरा मिला दे रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और वेरियस टाइप इंस्टीट्यूशन है, ये दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका मतलब बैंकिंग से, ध्यान से सुनेंगे, इसका मतलब है बैंकिंग और उससे रिलेटेड जो टॉपिक है बैंकिंग एंड रिलेटेड मान लेते हैं, ये लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको सप्लाई कर रहा है। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन। तो आप देखिए यही मिलाकर के हो गया लगभग 7 से 8 क्वेश्चन 2 टॉपिक से। कई बार हम पूरी इकोनॉमी को पढ़ रहे होते हैं और हाथ कुछ भी नहीं आता। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, केवल पढ़ाई पढ़ने के लिए मत करिए, सफल होने के लिए करिए। अगर आप सफल नहीं होंगे तो आपकी पढ़ाई को कोई भी याद नहीं करेगा, उसे कोई भी महत्व नहीं देगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी पहचान आपकी सफलता से होगी। अगर आप सफल नहीं होंगे तो आपको कोई भी महत्व नहीं मिलेगा। हम लोगों ने अपने लंबे जीवन से देखा है, इसीलिए वो सारे काम करिए जिससे सफलता प्राप्त हो। कहा जाता है कि पेड़ अपने फल से, खेत अपने उपज से और मनुष्य अपनी सफलता से पहचान प्राप्त करता है। कोयल अपनी कूक से पहचान प्राप्त करती है। अर्थात सफलता ही आपको विशेष बनाएगी, इसलिए सफल होने का प्रयास करना है। तो सफल होने के लिए आपको पैटर्न को, स्ट्रैटेजी को फाइंड आउट तो करना पड़ेगा। 2 ये चैप्टर। अब देखिए तीसरा महत्वपूर्ण चैप्टर है एग्रीकल्चर। तीसरा महत्वपूर्ण, देखिए एग्रीकल्चर में 10 वर्षों में 21 क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब लगभग 2 क्वेश्चन हर साल एग्रीकल्चर से भी पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि तीसरा महत्वपूर्ण चैप्टर, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा महत्वपूर्ण चैप्टर भैया एग्रीकल्चर है, क्योंकि एग्रीकल्चर से हर साल 2 क्वेश्चन तो आ ही रहा है। मान लीजिए आपकी परीक्षा निकट आ गई और आपको कहा जाए रिवाइज करिए, तो आप 5 चैप्टर ऐसे पता होंगे कि भाई 80% क्वेश्चन यहीं से इकोनॉमी में पूछा जाता, तो आप उसको फटाफट रिवाइज कर लेंगे। नहीं तो अनावश्यक तमाम ऐसे चैप्टर रिवाइज करेंगे, पता चला इंश्योरेंस का टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, शेयर मार्केट का टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, करेंसी चेंज का टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, लीस्ट कंट्रीब्यूशन वाले टॉपिक को आप रिवाइज कर रहे हैं जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इंडस्ट्री के टॉपिक को रिवाइज करने पता चला वहां से क्वेश्चन ही नहीं आया। तो इस नाते आपको ये पता होना चाहिए। तो आप यहां देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर से इतना, एग्रीकल्चर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अच्छा, फिजिकल पॉलिसी का मतलब राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति में क्या आता है? फिजिकल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा, रेवेन्यू डिफिसिट, राजस्व घाटा, प्राइमरी डिफिसिट, प्राथमिक घाटा, मोनेटाइज डिफिसिट, मौद्रीकृत घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय अनुशासन जो विजय केलकर समिति के सिफारिश पर FRBM एक्ट लाया गया और बाद में NK सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर जिसे रिवाइज किया गया,
नंद किशोर सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर। और इस बार के भी अगर आप अंतरिम बजट में भी देखेंगे तो फिजिकल पॉलिसी में बहुत बड़ी सफलता दिखती है। फिजिकल डिफिसिट 5.8% तक पहुंच गए हम लोग। सोचिए 5.1 तक ले आना है उसे अगले साल। अब अभी जो फुल बजट आएगा उसमें और आपको दिखाई देगा। तो इससे भी 18 क्वेश्चन पूछे गए 10 वर्षों में। मान लेते हैं कि लगभग 2 क्वेश्चन के आसपास यहां से भी लगभग 2 क्वेश्चन, क्योंकि 20 होता तो 2 आ जाता, थोड़ा सा कम है। अब इसके बाद भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन ट्रेड, ये मिला दीजिए 13 क्वेश्चन, मतलब लगभग 1 क्वेश्चन हर साल यहां से। अब जरा यहां पे आते हैं, जरा दिखा देते हैं आपको। देखिए चौथा अगर बड़ा पार्ट आप देखिए चौथा बड़ा पार्ट देखिए तो आप फिजिकल पॉलिसी आ गई। फिजिकल पॉलिसी का मतलब आपको बजट पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, तभी तो ये, इसका मतलब बजट और इकोनॉमिक सर्वे से 2 क्वेश्चन है। मतलब मोटे तौर पर मैं सीधे बोल रहा हूं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे से लगभग 3-4 सवाल होता है, लेकिन 2 सवाल तो सीधे सीधे यहां दिख रहा है। इसके बाद आप देखिए यहां पे आप देख रहे हैं बीओपी और फॉरेन ट्रेड, ये भी एक तरीके से बजट का ही पार्ट है। पांचवा देखिए, मैं 5 महत्वपूर्ण टॉपिक यहां लिख दे रहा हूं। बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन और फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। लगभग 1 क्वेश्चन यहां से भी हर साल आ रहा है। अब देखिए कितने क्वेश्चन हो गए, 7-8 क्वेश्चन तो यहीं से हो गया था, मतलब 7-8, तो 7 2 9 और 2 11 और 1 12, 12 सवाल तो 5 ही टॉपिक से आ गया भैया। और टोटल कितने सवाल, 15 प्लस सवाल ही पूछे गए। इसका मतलब है 5 टॉपिक पूरे इकोनॉमी में आपका फोकस होना चाहिए। लेकिन ये जब आप पूरे पैटर्न की एनालिसिस करते हैं तभी जान पाते हैं। जरा और टॉपिक पे आया जाए। 7वां टॉपिक है पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, इससे 10 क्वेश्चन, मतलब 1 क्वेश्चन पूछा जाता है गरीबी और बेरोजगारी से। इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। यद्यप भारत में गरीबी बहुत तेजी से कम हुई है, लेकिन बेरोजगारी की दशा अभी भी बनी हुई है। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है कि जॉबलेस ग्रोथ वाली इकोनॉमी है। तो यहां पे 1 क्वेश्चन देखिए हर साल पूछा जा रहा है। इन्फ्लेशन से भी लगभग 1 क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। 1 क्वेश्चन देखिए इससे, 1 क्वेश्चन। मुद्रास्फीति तो वैसे भी चमकता हुआ चैप्टर होता है ही। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट, इसको मान लीजिए हम बैंकिंग में जोड़ लें, इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, विदेशी निवेश से 7 क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग 1 क्वेश्चन से कम, लेस देन 1 क्वेश्चन या अप्रॉक्सीमेटली 1 क्वेश्चन। और ये नेशनल इनकम का मतलब जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पीसीआई, जीवीए, 6 क्वेश्चन, मतलब आधा क्वेश्चन कभी पूछा जा रहा है, कभी नहीं पूछा जा रहा है। प्लानिंग योजना का दौर तो बीत गया, अब केवल 3 क्वेश्चन पूछा गया पिछले 10 वर्षों में। तो अब योजना पढ़ना छोड़ दीजिए भैया। योजना मोटे तौर पर 2-3 पेज का एक नोट्स बना लीजिए कि पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर के 12वीं तक क्या रहा और उससे पहले क्या रहा, लेकिन 3 ही क्वेश्चन 10 वर्षों में पूछा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण टॉपिक है, अब ज्यादा पूछा जा रहा, पहले इस पे सवाल नहीं आ रहा था। ये मेंस का वैसे ज्यादा बड़ा पार्ट है, लेकिन 3 क्वेश्चन इंफ्रा पे। और मिसलिनियस में 70 क्वेश्चन है पिछले 10 वर्षों में। इसका मतलब हर वर्ष में 2-3 क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन, सॉरी, हर वर्ष लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आप देखेंगे, क्योंकि 10 7 70, तो लगभग 7 क्वेश्चन जो है, 6 से 7 क्वेश्चन मिसलिनियस भी पूछे जा रहे हैं, जो कई सारे टॉपिक को कोरिलेट करते हुए या थोड़ा करंट को जोड़ते हुए, कुछ इकोनॉमिक कंसेप्ट को लेते हुए। तो कुल मिला के इतना टॉपिक है। अब देखिए यहां पर हमने जो निकाला कि हमारे लिए खास टॉपिक क्या है, हमारे लिए खास टॉपिक क्या है, तो आपने देखा कि एक तो भैया हो गया बैंकिंग, इसको मजबूत करके रखना है, क्योंकि इससे 5 से 6 क्वेश्चन और कभी कभी 7 क्वेश्चन भी पूछा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो मैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है। एग्रीकल्चर से कम 2 क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है, ये 2 क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है। अच्छा, फिजिकल पॉलिसी से मतलब बजट से लगभग 2 क्वेश्चन यहां डायरेक्ट पूछा जा रहा है। और इसके अलावा बीओपी, विदेशी जो इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड,
भारत की पूरे विश्व के साथ जो अंतःक्रिया है, अर्थात बीओपी वाले पार्ट से भी अगर आप देखेंगे तो यहां से भी ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो 5 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर छठे टॉपिक को देखें तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक है, लगभग 1 क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। और इन्फ्लेशन, अगर 7 चैप्टर जोड़ लिया जाए तो ये देखिए 1 क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता। मतलब आप पढ़िए चाहे जितना, ये 7 चैप्टर सबसे ज्यादा डिसाइडिंग है और ये आपके तैयारी का भाग होना चाहिए। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ही देख करके असली रहस्य का पता चलता है, असली ज्ञान का पता होता है कि वस्तुतः हमें क्या करना है। एक चीज ध्यान रखिए, पढ़ने से आप नहीं पास करेंगे, आप पास तभी करेंगे जब परफेक्ट स्ट्रेटजी को डिकोड कर पाएंगे। अगर आपको ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है तो आपको ओलंपिक के अनुसार अपनी क्षमता का विकास करना होगा, ओलंपिक के मानक के अनुसार अपनी क्षमता, अपनी समझ और अपनी सारी चीज को विकसित करना होगा। हो सकता है नीरज चोपड़ा से ज्यादा दूर तक फेंकना आपको आता हो, लेकिन आपको ओलंपिक में कोई हो सकता क्वालिफाई भी ना कर पाए, क्योंकि ओलंपिक के अनुसार, उसके मानक के अनुसार, उसके पैटर्न के अनुसार आपको काम करना सीखना होगा। अगर आपको वास्तव में यूपीएससी पास करना तो यूपीएससी के पूरे ओरिएंटेशन को समझना होगा। अब देखिए 2023 में जो इंडियन इकोनॉमी के सवाल पूछे गए, जरा ध्यान दीजिएगा, जो सवाल पूछे गए वो देखिए किस चैप्टर से रहे। ये देखिए 2023 में इंडियन इकोनॉमी से सिर्फ 14 सवाल पूछे गए, 14 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन तो बैंकिंग से रहे हैं, बैंकिंग तो 4 क्वेश्चन से नीचे देता ही नहीं। बीओपी से 2 क्वेश्चन रहे हैं, इट मींस इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड, भारत का लेन देन क्या है, किसी एक देश का दुनिया के अन्य देशों के साथ जो आर्थिक लेन देन होता है उसी का लेखा जोखा बीओपी कहलाता, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, चालू खाता और पूंजी खाता, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और देखिए फाइनेंशियल मार्केट से 2 सवाल पूछे गए। अगर इसको मैं जोड़ दूं ना, ये तो इसी बैंकिंग का ही पार्ट है, इसलिए यहां पर देखिए 6 क्वेश्चन हो गया लगभग बैंकिंग और उससे रिलेटेड टॉपिक्स, 6 क्वेश्चन हो गया। इसलिए बैंकिंग तो कभी कम क्वेश्चन देता ही नहीं। तो 6 क्वेश्चन बैंकिंग और रिलेटेड टॉपिक, 2 क्वेश्चन बीओपी से, और फिजिकल पॉलिसी से 1 सवाल आया, बजट से 1 सवाल आया पिछली बार। फिजिकल पॉलिसी में तो मुख्यतः बजट से रिलेटेड बातें, तो 1 क्वेश्चन देखिए यहां से पूछा गया। और एग्रीकल्चर से 2 क्वेश्चन पूछा गया। एग्रीकल्चर देखिए, एग्रीकल्चर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि भारत के संविधान का फोकस क्या है, भारत के संविधान का फोकस कमजोर वर्ग है, वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है। भारत की सरकार नया नाम दिया है ज्ञान, ज्ञान का मतलब ग्रामीण, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। अब भारत में गरीब की 4 जाति हो गई। एक जाति हो गई भैया ग्रामीण, दूसरा हो गया युवा, तीसरा हो गया अन्नदाता, तो अन्नदाता मतलब ये, और चौथा हो गया नारी शक्ति। तो नारी, ये चारों चैप्टर हो गए, समझिए आगे के एग्जाम में इनसे जरूर सवाल पूछा जाएगा अलग अलग। तो देखिए एग्रीकल्चर से 2 क्वेश्चन और इंफ्रास्ट्रक्चर से 1 क्वेश्चन, क्योंकि भारत को खड़ा करने के लिए, विकसित देश बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा रोल है, तो इससे अब क्वेश्चन बढ़ेंगे। और मिसलेनियस क्वेश्चन 3 पूछे गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब है कि बैंकिंग का जो टॉपिक है ये तो उसी में आ गया, बीओपी का जो टॉपिक है, फिजिकल पॉलिसी मतलब बजट का जो टॉपिक है, एग्रीकल्चर का टॉपिक है, ये टॉपिक से मतलब इन्हीं 7 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। तो 2023 में तो आप देखिए 7 टॉपिक, 2023 में 7 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। अब मान लीजिए मैं एक आपको छोटी सी बात करता हूं, आपने मान लीजिए 20 टॉपिक पढ़ लिया तो क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा बताइए भैया? आपको वही प्रयास करना है जिससे आपको सफलता मिले। अगर आप सफल नहीं होंगे, कितने बड़े ज्ञाता होंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। यह दुनिया सफल होने वाले लोगों की है, उन्हीं के जीवन में आप देखेंगे खुशी दिखेगी, रौनक दिखेगी, जो सफल है। जो सफल नहीं है, कितने बड़े विद्वान हो, हताश हैं, निराश हैं, उदास हैं और उनको कोई महत्व देने वाला नहीं। बहुत बिरले लोग होंगे जो आपको महत्व देंगे बिना सफल हुए।
हमसे मिल लेंगे, किसी और से मिल लेंगे, अपने माता पिता से मिल लेंगे, कोई बहुत करीब व्यक्ति से मिल लेंगे, हो सकता है वो आपको महत्व दे, लेकिन सफलता के बिना कोई आपको महत्व देने वाला नहीं है। एक चीज ध्यान रखिए, कहा जाता है शतरंज की बाजी में हम वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अगली बाजी को बदल सकते हैं। और अगली बाजी तभी आप बदल पाएंगे जब आप इस तरीके के ट्रेंड एनालिसिस पर समझ रखेंगे, और ये आपको रखना चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि इकोनॉमी का पार्ट है तो मैं कुछ चीजें और आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, दो तीन छोटी छोटी बातें। देखिए, आपको बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया आपने ट्रेंड एनालिसिस तो कर दिया, जरा बता दीजिए पढ़ें क्या। तो इंडियन इकोनॉमी में देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, चलिए मैं पूरा लिख देता हूं, आधा अच्छा नहीं लगता। इंडियन इकोनॉमी में आप पढ़ें क्या, तो ईमानदारी से देखा जाए तो सबसे पहले तो तीन चीज आपके पास होना चाहिए। एक तो सिलेबस होना चाहिए, दूसरा आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, और तीसरा आपके पास एक ब्रीफ या प्रिसाइज नोट्स होना चाहिए। एक प्रिसाइज नोट्स होना चाहिए, इसके बिना आपको सफलता मिल ही नहीं सकती। और चौथे नंबर पर आपके अंदर आप उसको रिवाइज करें, मतलब रिवीजन होना चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए। रिवीजन और प्रैक्टिस, अभ्यास और दोहराव। जिस तरीके से सौंदर्य की रक्षा स्वच्छता और साफ सफाई से होती है, ऐसे ज्ञान की रक्षा प्रैक्टिस और रिवीजन से होती है। लेकिन ये तीन चीज होगी तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। तो आप कहेंगे कि ये दो चीज तो चलिए हमको मिल जाएगी, ये तो सिलेबस आपको मार्केट से मिल जाएगा, यहां अगर आप दिल्ली और आसपास रह रहे हैं तो आप नेक्स्ट आईएएस से कलेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप नेक्स्ट आईएएस पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो बहुत बेहतरीन है। अगर उसकी एनालिसिस को आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी तक मार्केट में ऐसा नहीं, खैर आप कोई भी ले लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस आप कर लीजिए। इसके बाद इस एनालिसिस को आधार बना करके नोट्स बनाइए। नोट्स सारे टॉपिक पर जरूरत नहीं है, जिन टॉपिक से मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ एक बेसिक समझ आपके पास होना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि क्या क्या मटेरियल पढ़ें, तो देखिए मैं तो ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा एनसीईआरटी पढ़िए। अब एनसीईआरटी इकोनॉमी में, इकोनॉमी के लिए 9th 10th 11th और 12th की इकोनॉमी का है। अब इसमें सारी एनसीईआरटी नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इन एनसीईआरटी को एक बार आप देख लेंगे तो एक कॉन्फिडेंस रहता है। कई बार ये भी नहीं होना चाहिए कि मैंने ये नहीं पढ़ा। अच्छा, दूसरा आपके पास क्लास नोट होना चाहिए। अब क्लास नोट एक किताब का निचोड़ नहीं होता, क्लास नोट कई किताब का निचोड़ होता है। अगर आप नेक्स्ट आईएएस का क्लास नोट अपने पास रख सकें तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक शोध के द्वारा, एक बहुत अच्छे बोध के द्वारा इसको विकसित करवाया जाता। क्योंकि आप अकेले पढ़ेंगे तो एक किताब पढ़ सकते हैं, दो किताब पढ़ सकते हैं, तीन पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी मजे मजाए शिक्षक से जब आप क्लास लेते हैं तो एक साथ आपको 30-40 किताब का निचोड़ आ जाता है आपके पास। क्योंकि एक मजा मजाया हुआ शिक्षक 30-40 किताब तो कम से कम पढ़ता होगा और उस पर अपनी समझ बनाता होगा, और साथ में उसका डाइजेस्टेड और जिस्ट के रूप में उसका ज्ञान उसके पास होता है। और एक चीज और ध्यान रखिए, जो हमारे नेक्स्ट आईएएस का जो नोट्स बनाया गया है, नेक्स्ट आईएएस का, एक चीज ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट आईएएस का नोट्स सामान्य नोट्स नहीं है, ये बड़े शोध और बोध के द्वारा बनाया गया। ये नोट्स एनसीईआरटी प्लस है। प्रिंटेड नोट्स भी अगर आप चाहें तो ये एनसीईआरटी प्लस है। सामान्यतः एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें नहीं है, एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, उसके आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज की कमी भी है। तो नेक्स्ट आईएएस के द्वारा जो नोट्स बनाया गया, प्रिंटेड नोट्स, उसमें एनसीईआरटी को प्लस कर दिया गया है। तो इसीलिए जब कोई मुझसे अब पूछता है कि भैया क्या पढ़ें, तो मैं कहता हूं कि नेक्स्ट आईएएस का आप प्रिंटेड नोट्स पढ़ लीजिए, तो आपको सारी बुक की जरूरत आपकी समाप्त हो जाएगी। ये क्योंकि ये एनसीईआरटी प्लस है, ये एनसीईआरटी प्लस है, इसमें बहुत सारी चीजों का समावेश किया गया। एक तो ये पढ़ लीजिए, प्रिंटेड नोट्स पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप पढ़ लीजिए, और एक क्लास नोट प्रिसाइज आप बना लीजिए। मुझे लगता है ये आपके लिए बिल्कुल काफी रहेगा।
इसके अलावा जो हर स्टूडेंट को करना चाहिए, नेक्स्ट आईएएस नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करें कि नेक्स्ट आईएएस ही करना चाहिए, आप कर भी सकते हैं, लेकिन जो है आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे, आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे, देखिए कोचिंग का सिलेक्शन तो जानते हैं आपके ऊपर निर्भर है, उसे आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे, जैसे आपकी स्थिति हो, बजट और इकोनॉमिक सर्वे आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ये दोनों मिला करके 3 से 4 क्वेश्चन तो पीटी में आता ही है। मेंस में तो 3 से 4 बड़े सवाल आते हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई छूट नहीं है, कोई मोहलत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मार्केट में योजना और कुरुक्षेत्र की मैगजीन आती, योजना और कुरुक्षेत्र की मैगजीन आती है, इस मैगजीन को जरूर आप खरीदें, योजना कुरुक्षेत्र को पढ़े नहीं भले, लेकिन खरीदें जरूर। आप कहेंगे क्यों खरीदें? भैया जब पीटी देने जाना हो तो साल भर में क्या क्या इश्यू रहे, क्या क्या मुद्दे रहे, उसको देख लें। मेंस देने जाए तो उससे पहले एक बार 1 महीना पहले देख लें, तो आपको सारी चीजों की समरी मिल जाएगी, ध्यान आ जाएगा। इसके अलावा इंडिया ईयर बुक आता है, इंडिया ईयर बुक, इसको भी आप देख सकते हैं। साथ में अलग अलग मंत्रालय की रिपोर्ट आती। देखिए, एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर क्या पढ़ना चाहिए मुझे इंडियन इकोनॉमी के पोर्शन के लिए। अब चूंकि मैं इंडियन इकोनॉमी का शिक्षक हूं और 500 से अधिक बैच में पढ़ा चुका हूं पिछले 19 वर्षों में, दिल्ली के मुखर्जी नगर और देश के विभिन्न भागों में, तो बहुत ईमानदारी के साथ जो हमने महसूस किया वही मैं बता रहा हूं आपको। हर स्टूडेंट को वही चीज पढ़ना चाहिए जिससे एग्जामिनर प्रश्न बनाता है। आप कहेंगे ये कैसे पता चलेगा? अच्छा आप बताइए, क्या एग्जामिनर मार्केट के किसी मैगजीन से प्रश्न बनाता है? क्या एग्जामिनर कोई सामान्य टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन बनाता है? बिल्कुल नहीं। एग्जामिनर गवर्नमेंट के सोर्स से क्वेश्चन बनाता है, मंत्रालय की रिपोर्ट से बनाता है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाता है। हाँ, कहीं हो सकता है कि योजना कुरुक्षेत्र को भी देख करके वो बनाए, क्योंकि जो गवर्नमेंट के पब्लिकेशन है, जो गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट है, जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जो वेलफेयर स्कीम है, जो बजट है, जो इकोनॉमिक सर्वे है, ये आपको लगातार इसको देखने का एक अपना नजरिया विकसित करना होगा और इसको लेकर के आपको अपनी एक समझ बनानी होगी, क्योंकि अगर ऐसा आप कर पाएंगे तभी आपके लिए रास्ता आसान होगा, नहीं तो बहुत सारा कूड़ा करकट भी आप पढ़ेंगे और वो आपके आगे चल करके आपको काम नहीं आएगा। इसलिए अपने काम को आसान बनाया जाता है, और काम को आसान बनाने के लिए आप ध्यान रखिए कि यूपीएससी जहां से प्रश्न बनाता है, जहां से क्वेश्चन बनाता है, वहीं से पढ़ने की आदत डालिए, वही सोर्स आप अपनाइए। और वो सोर्स क्या है? मैंने बताया, जैसे बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर को सेट करने वाला कोई बड़ा प्रोफेसर होता है या बड़ा ब्यूरोक्रेट्स होता है। जीएस का पेपर तो जनरली ब्यूरोक्रेट्स सेट करते हैं या कोई मजे मजाए जो है पुराने प्रोफेसर्स करते हैं, और वो उनकी आदत होती है गवर्नमेंट की चीज़ों को पढ़ने देखने की। तो बजट इकोनॉमिक सर्वे हो गया। इसके अलावा जो मंत्रालय की रिपोर्ट हो गई, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, तो मंत्रालय की रिपोर्ट हो गई। अच्छा, गवर्नमेंट की सरकारी कुछ योजनाएं हो गई, सरकारी योजनाएं और रिपोर्ट हो गई। इसके अलावा जो है, ध्यान से सुनेंगे, इसके अलावा जो सरकार के विजन है, पॉलिसी है, सरकार का विजन अलग अलग, जैसे न्यू इंडिया विजन है या विजन 2047 है, टेक्नोलॉजी विजन 2035 है, अलग अलग रोड मैप है, ब्लू इकोनॉमी के लिए रोड मैप है, सर्कुलर इकोनॉमी के लिए है। तो विजन है, पॉलिसी है, प्रोग्राम है, इन सबको भी आप देखिए, इनको समझिए। और बहुत स्टैंडर्ड मैगजीन जनरली जैसे गवर्नमेंट के पब्लिकेशन के द्वारा निकाली जाती है, मान लीजिए योजना और कुरुक्षेत्र, इसको आप देख लीजिए। ऐसे सोर्स से ही अपने आप को जोड़िए, ताकि धीरे धीरे आप वही चीज पढ़ने लगिए
जो एग्जामिनर पढ़ता है और जहाँ से वो सवाल बनाता है, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। और आप अपने को ऐसी चीज़ों से जब जोड़ेंगे, तो धीरे-धीरे आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग, आपके सोच और समझ का स्तर भी गहरा होगा, एक लेवल का होगा और वो आपको सफलता के निकट ले आने का काम करेगा। अब आज के इस ट्रेंड एनालिसिस से आपने देखा होगा कि वास्तव में हमें आगे कैसे अपनी रणनीति बनानी है। आपको ऐसी रणनीति बनानी है, एक तो आपको इंडियन इकोनॉमी एक तो इंडियन इकोनॉमी की बेसिक्स और कंसेप्ट आपको सारे चैप्टर के क्लियर कर लेने हैं। बेसिक्स और कंसेप्ट तो सारे चैप्टर का क्लियर कर लीजिए और साथ में इनके एप्लीकेशन वाले पार्ट को भी फोकस करिए कि भाई क्या क्या अलग अलग टॉपिक का क्या एप्लीकेशन। लेकिन बाद में आ जाइए कि कौन कौन से टॉपिक पीटी के हिसाब से महत्वपूर्ण है, उन टॉपिक को लेकर के विशेष फोकस करिए और उस पर अपने नोट्स को सजा लीजिए, करंट से उसको अपडेट कर लीजिए, ताकि जब एग्जाम में जाइए तो आपको बेहतर बढ़त मिले, आपको आसानी हो। ये काम आपको करना पड़ेगा। कहा जाता है, जो सैनिक युद्ध से पहले पसीना नहीं बहाता, उसे युद्ध में खून बहाना पड़ता है। अतः ऐसे में आप इसको ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो आज के इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप जो हमारी श्रृंखला चल रही है नेक्स्ट आईएएस की, इस श्रृंखला से जुड़िए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े शिक्षक आपको इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से आपसे जुड़ रहे हैं और आप तक सही और सधी हुई समझ प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आपके पूरे नजरिए को बिल्कुल साफ बनाएगी और आपके सोच और समझ के धार को तेज करेगी और आपको परीक्षा के बहुत निकट लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।